सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा भूचाल आने वाला है। ममता बनर्जी अब शाह के बयानों के खिलाफ केस दर्ज कराने जा रही हैं। इस बीच राहुल ने ममता और मोदी को एक जैसा बताकर जमकर निशाना साधा। उधर आम आदमी पार्टी में फूट और गहरी हो गई है। राघव लगातार नए नए आरोप लगा रहे हैं और मान सरकार ने 7 सांसदों के लिए कानूनी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। जंग की बात करें तो इस्लामाबाद में आरागची और मुनीर की बातचीत तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ धमकियां भी जारी हैं। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन बिना देरी किए सीधे रुख करते हैं 5 बड़ी खबरों का। शाह के खिलाफ केस दर्ज करेंगी ममता, बयान पर विवाद किया ऐलान। राहुल गांधी का मोदी ममता पर एक साथ हमला, बोले दोनों ही एक जैसे। बागी सांसदों के खिलाफ मान ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय। ईरान का साफ इनकार, पाकिस्तान दौरे पर न्यूक्लियर मुद्दे पर नहीं होगी बात। इस्लामाबाद में हुई आरागची मुनीर की बातचीत, मुनीर ने दिलाया ईरान को भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उल्टा लटकाने वाले बयान के खिलाफ अब ममता एक्शन मोड में आ गई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीएम ममता ने ऐलान किया है कि वो शाह के बयानों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी। दरअसल शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद एक रैली में कहा था कि मैं दीदी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूं कि अगले चरण में भी बाहर ना निकले, वरना 5 मई को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। शाह के इसी बयान के खिलाफ ममता ने कहा कि गृह मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना अस्वीकार्य है। इस मानसिकता के साथ आप बंगाल कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी भी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक साथ निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दोनों नेता गरीबों के बजाय अमीरों के हित में काम कर रहे हैं और सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस की एकता और भाईचारा, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की नफरत और हिंसा की राजनीति। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां डर और नफरत का माहौल बना देते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और ईमानदार व मेहनती लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बची है। चड्ढा ने दावा किया कि 1-2 नहीं बल्कि 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी भ्रष्ट और समझौता करने वालों के हाथ में चली गई है। उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला डर की वजह से नहीं बल्कि गहरी निराशा और असंतोष के कारण लिया गया है। आम आदमी पार्टी के साथ बागी सांसदों के खिलाफ अब पंजाब सीएम भगवंत मान ने मोर्चा खोल दिया है। मान अपने विधायक लेकर दिल्ली आने की तैयारी में है। मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक सीएम मान पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों को रिकॉल करने के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा राजनीतिक संकट मानते हुए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर लड़ाई तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को असंवैधानिक और नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन सांसदों ने पार्टी छोड़ी वो दल बदल कानून का सीधा उल्लंघन है और इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कम से कम 3 सांसद बीजेपी दफ्तर जाते हुए भी देखे गए, जिससे साफ है कि ये सुनियोजित कदम था। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को राज्यसभा के सभापति के सामने उठाएंगे और सभी 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। बीजेपी के शीश महल 2 के दावे को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि परवेश वर्मा द्वारा केजरीवाल जी के घर की जो तस्वीर जारी की गई है वो एक तरह से फर्जी है। परवेश वर्मा और उनके द्वारा जारी तस्वीरों को दिखाने वाले टीवी चैनल मानहानि का केस झेलने के लिए तैयार रहे। संजय सिंह ने चुनौती दी कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के नेता अपना घर जनता के लिए खोल दें तो केजरीवाल जी अपना घर खोल देंगे और जनता को पता चल जाएगा कि किसका घर कितना आलीशान है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने भी एक्स पर लिखा कि बीजेपी मंत्री ने जो केजरीवाल जी के घर की तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें केजरीवाल जी के घर की नहीं बल्कि पिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई हैं। आतिशी ने लिखा कि क्या दिन आ गए हैं इनके, जब केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो इंटरनेट से उठाई गई तस्वीरों के दम पर झूठे दावे कर देते हैं। परवेश वर्मा जी, इससे बेहतर तो आप एआई का इस्तेमाल कर लेते, चोरी इतनी जल्दी पकड़ी तो नहीं जाती।
अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ANIS ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है। संस्था के संस्थापक श्याम मानव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर शास्त्री अपने दिव्य शक्तियों को साबित कर दें तो उन्हें 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 2 टेस्ट भी रखे गए हैं। पहले में उन्हें सीलबंद लिफाफों से 10 लोगों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सही बताने होंगे और दूसरे में पास के कमरे में रखी 10 अलग-अलग चीजों की पहचान करनी होगी। श्याम मानव ने बताया कि ये पूरा टेस्ट नागपुर में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा और दोनों पक्षों की कमेटी मौजूद रहेगी। ANIS ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य में अंधविश्वास बढ़ रहा है और इसलिए अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अब तक धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस पूरी चुनौती पर कोई भी स्वीकार या फिर कुछ भी टिप्पणी नहीं आई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान ने पाक सेना प्रमुख की मध्यस्थता की सराहना। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, बंदरगाह रोके तो मिलेगा जवाब। पाकिस्तान दौरे में परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करेगा ईरान। ऊर्जा संकट के बीच ईरान राष्ट्रपति ने की बचत की अपील। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मध्यस्थता की जमकर तारीफ की है। दोनों नेताओं की इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर से जुड़े ताज़ा हालात और वेस्ट एशिया में शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान, खासकर जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से युद्ध खत्म करने और संघर्ष को रोकने में मदद मिल रही है। वहीं आसिम मुनीर ने भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान तब तक अपनी मध्यस्थता जारी रखेगा जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल जाता। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रही तो उसे ईरान की ताकतवर सेना का सीधा जवाब झेलना पड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हजरत खातम अल अनबिया मुख्यालय ने बताया है कि उनकी सेना पहले से ज्यादा ताकत और तैयारी के साथ देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान ने यह भी साफ किया कि वो क्षेत्र में दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते को कंट्रोल कर रहा है। चेतावनी दी गई है कि अगर कोई और हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा भारी होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची के पाकिस्तान दौरे में परमाणु मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने तेहरान में कहा कि ये दौरा सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उधर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि किसी भी शांति समझौते में ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करना ही होगा। ऐसे में साफ है कि एक तरफ तो बातचीत की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा पेच परमाणु मुद्दे पर ही अटक जाएगा। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका अब इस जंग से इज्जत बचाकर निकलने की रास्ता तलाश रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि उनकी सैन्य ताकत इस वक्त काफी मजबूत है और इसी वजह से अमेरिका दबाव में है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। हालांकि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से आमने सामने बैठकर कोई बातचीत नहीं करेगा। अब पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाए जाएंगे। यानी एक तरफ जंग जैसी स्थिति बनी हुई है तो दूसरी तरफ बैक चैनल के जरिए बातचीत की कोशिश भी जारी है, जिससे हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के लोगों से बिजली और ऊर्जा की खपत कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में संसाधनों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है और लोगों को बेवजह बिजली बर्बाद नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि दुश्मन देश ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और निशाना बना रहे हैं ताकि जनता में असंतोष बढ़ाया जा सके। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देना है और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करते हुए सरकार का साथ देना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.